Good evening, बच्चों. So I am Engineer Kumar Rajwalan, and today I will be taking the chapter 23 of your SST. है ना? This is SST Social Studies, chapter 23 of your SST. Okay, Social Studies. It's on page number 64. So we'll study about democracy and equality. Democracy क्या होता है? Equality समानांतर क्या होता है? हमें क्या सरकार हम क्यों बनाते हैं? क्यों सरकार को सभी को समानांतर रूप से देखना चाहिए? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. है ना? दुनिया में आप कहीं भी किसी भी देश के कोने में चले जाइए, वहाँ पे कोई ना कोई तरह की सरकार है ना? जैसे आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे जिंग जिपिंग है, वहाँ पे जिनका शासन चलता है. अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पे एक पार्टी की चलती है ना? अगर आप यूके में जाएंगे तो वहाँ किसी और पार्टी की चलती है ना? तो जहाँ भी आप जाएंगे, हमारे भारत में जो है बीजेपी की सरकार है. तो हमारे भारत में क्या एक फेडरल गवर्नमेंट है ना? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज है ना? तो अलग अलग देशों का अलग अलग तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है. वो अपने तरीके से जो है गवर्नमेंट अपनी तरह से वो लोग अपने अपने फॉर्म्स में गवर्नमेंट को बनाते हैं. The work of this government is to make laws so that the people may live peacefully. और उनका क्या काम है गवर्नमेंट का यही काम है कि वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो जनता के लिए हो, जनता के हित में हो, है ना? जिससे जनता का बेनिफिट हो सके, जिससे जनता को जो है अपने मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल सके, है ना? जो उन्हें जीवन यापन करने के लिए चाहिए, है ना? उन्हें रोजगार मिल सके. तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं? हम सरकार को बनाते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मेनी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी ये एक तरह का सरकार है जो कि बहुत सारे तरह के सरकारों में एक तरह का, जैसे कि हमारे पास मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है ना? फिर हम लोग डेमोक्रेटिक, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे राजा शासन करते हैं. कहीं पे डिक्टेटरशिप होता है, जैसे कि हिटलर थे, बहुत बड़े डिक्टेटर थे, है ना? जो कहते थे वही मानना होता था, वरना सीधा आपके सर को आपके धड़ से अलग कर दिया जाता था. तो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. So democracy is one of the many forms of the government which exist in different countries of the world. Democracy is a form of the government which depends on the consent of the governed, that is the people. है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, by the people, for the people and through the people. जो सरकार भारत में होती है, that is by the people, for the people and through the people. मतलब सरकार जो यहाँ बनती है वो यहाँ पे जनता जनार्दन होती है. जनता जिसे चुनती है वही यहाँ पे राज करता है. तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का सरकार होता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. है ना? यहाँ पे हमें सबसे बड़ा राइट क्या है? द राइट टू वोट. वो हमारा सबसे बड़ा राइट है ना? इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट है ना, आपका एक वोट जो है बहुत कुछ मायने रखता है ना? वो सरकार या तो बना सकता है, वो सरकार या तो गिरा सकता है, वो किसी को हरा सकता है और किसी को जिता सकता है. तो एक वोट बहुत मायने रखता है. ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा सबसे बड़ा राइट है डेमोक्रेसी में, बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री. और ये किन्हें ये राइट मिलता है? जो कि भारत के नागरिक होते हैं, भारत के मूल नागरिक होते हैं, दोज हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. It is a form of the government in which people freely participate in the governance of the country. They elect their leaders through elections. हमारे यहाँ elections होती है ना? और हम लोग अपना नेता जो है, अपना लीडर जो है वहीं से चुनते हैं. Apart from democracy, there are various other types of government represented in today's world. और डेमोक्रेसी के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि दुनिया में अलग अलग तरह से लोग उसका चुनाव करते हैं. Now, evolution of democracy. The evolution of democracy is linked with Europe. है ना? अब डेमोक्रेसी कहाँ से आया? ये कहाँ से लिंक है? ये जो लिंक है हमारा कहाँ से? यूरोप से. मतलब इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? यूरोप से ले सकते हैं. जैसे कि हमारे भारत का संविधान कई अलग अलग देशों से लिया हुआ है. कुछ ब्रिटेन से लिया हुआ है, कुछ यूएस से लिया हुआ है, कुछ आयरलैंड से लिया हुआ है, कुछ कहीं और से लिया हुआ, कुछ नीदरलैंड से लिया हुआ है. तो अलग अलग देशों से हम लोगों ने क्या किया है? अच्छी अच्छी चीज़ों को उठा के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने जो है हमारे देश का संविधान बनाया है. The two revolutions that contributed to the development of democracy are the glorious revolutions of the 17th century in England and the French Revolution in the 18th century in France. So जो बहुत बड़ा जो दो देशों का योगदान है वो है, एक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, जो रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया था 17वीं शताब्दी में, और दूसरा जो 18वीं शताब्दी में जो रेवोल्यूशन आपके
फ्रांस में आया था। उसके कारण क्या हुआ, अलग अलग तरह से डेमोक्रेसी निकल के आया। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसी वाज फाउंडेड इन एथेंस इन अराउंड 500 BC। और जो पूरे विश्व का जो पहला डेमोक्रेसी है वो एथेंस में पाया गया था 500 BC, बिफोर क्राइस्ट। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, AD और BC होता है ना, तो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनियन। ओके, तो 500 BC पे इट वॉज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द एडल्ट मेल पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जब आप पहले ज़माने में देखिएगा तो क्या होता था कि महिलाओं को वोट करने नहीं दिया जाता था, है ना, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। और अगर आप बहुत पहले जाइएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप पढ़िएगा और आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़िएगा तो आप ये भी जानिएगा कि उस समय उन लोगों को ही वोटिंग राइट्स था जो लोग प्रिविलेज थे। प्रिविलेज मतलब कि जो बिजनेसमैन थे, जो पैसे वाले थे, जो नोबल्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े लोग थे, इन लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया जाता था। कोई भी गरीब लोग को जो है वोटिंग राइट्स उस समय नहीं दिया जाता था, चाहे वो किसी भी तबके से आए। इवन गरीब मेंस लोग को, जो लोग पुरुष हैं, गरीब पुरुष हैं, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था। और महिलाओं को तो बिल्कुल ही वोटिंग राइट्स नहीं था। उन लोगों ने अपने अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा लड़ा है ताकि उन्हें वोटिंग राइट्स दी जाए। It was a direct form of democracy in which the adult male population participated in the decision making process of the country in the assembly। और उस समय सिर्फ बड़े लोग और वो भी पुरुष लोग ही चुनते थे अपने सरकारों को कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। The idea of democracy further developed during the 19th and the 20th century. Soon it began to be felt that the idea of democracy should be extended to economic and social life। और तभी जब लोग इस डेमोक्रेसी फॉर्म में आए तो उन्हें लगा कि इसको जो है अब हमें सोशल लाइफ से, मतलब अपने सामाजिक जीवन से भी, और इकोनॉमिक लाइफ से, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, जहाँ पैसे का लेन देन होता है, वहाँ से भी इसे जोड़ के हमें देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें वहाँ भी फायदा होगा। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, combining two words, demo meaning common people and kratos meaning rule। तो डेमोक्रेसी कहाँ से बना है? दो वर्ड को ज्वाइन किया गया है। एक है आपका डेमो मतलब द पीपल, द कॉमन पीपल, एंड द सेकेंड इज क्रेटोस मीनिंग रूल। तो विच आर द रूल्स विच आर मेड बाय द पीपल्स हु आर इलेक्टेड, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज विद टाइम। और समय के साथ इसका मतलब भी बदला है। Early democracies like the one in ancient Greece did not grant voting rights to women and slaves। मैंने आपको पहले बताया वोटिंग राइट्स महिलाओं को नहीं दिया था। ये सिर्फ जर्मनी की ही बात नहीं है, ये काफ़ी सारे ऐसे देशों की बात है जहाँ पे महिलाओं को बहुत चीज़ों से वंचित, लगभग सभी चीज़ों से वंचित किया जाता था। जैसे हमारे देश में आपने देखा है महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज भी ये है कि महिलाओं को पढ़ने बहुत जगह नहीं दिया जाता। और बिहार में तो मैं ऐसे बहुत सारी जगहों को जानता हूँ और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने वो लोग नहीं देते हैं। कहते हैं बेटी है, पढ़ लिख के क्या करेगी, अंत में शादी ही तो करना है। तो ये जो मानसिकता है, ये रोगी मानसिकता है, ये उन लोगों की मानसिकता जो बीमारी, जो मानसिक तौर पर ना बीमार है। ये लोग सिर्फ दिखते सही है लेकिन ये मानसिक रूप से ये लोग बीमार हैं। सो बट टुडे इवन सिटीजन्स इन द डेमोक्रेटिक कंट्री एंजॉय द राइट टू वोट एंड इज ट्रीटेड इक्वली। लेकिन कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हर लोगों को इक्वल राइट्स दिया जाता है वोटिंग के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जाता है, पुरुषों से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वो खेल के एरिया में हो, चाहे वो हमारे पढ़ाई के एरिया में हो, चाहे वो आपको साइंस के एरिया में हो, चाहे वो आपको साइंटिस्ट बनने की तरफ हो, चाहे वो किसी तरफ भी उनका रुझान हो, उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द पीपल विच दे एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस। और डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन होती है। सारा पावर जो है किसके पास होता है? सारा पावर जो है जनता के पास होता है, वही गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। ये पुराना ज़माना नहीं है जब बैलेट बॉक्स लेके लोग चले जाते थे, अपने घर पे बैठ के ठप्पा मारते थे। अब वैसा नहीं होता है, क्योंकि अब जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस करवाते हैं, जब से उन्होंने मिलिट्री बुलाया है और जब से मिलिट्री इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती है, तब से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, ईवीएम्स आ गई हैं, अब तो और भी मुश्किल हो गया। लेकिन जो भी सरकारें बिहार में पहले बनी है 2000 से पहले, वो सभी ऐसे ही बनी है, जबरन ही सरकारें बनी है, कोई लोगों का उसमें मैंडेट नहीं रहा है। ठीक है। And at the same time, the policies of the government reflects the demand and the needs of the people and value public opinion, है ना। और
ये सरकार को ये भी देखना है कि जनता की ज़रूरतें क्या है। सरकार को जनता से जाके पूछनी होती है उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको सरकार को प्रायोरिटाइज करना होता है कि किस रूप से दें, किसको पहले चाहिए, किसको थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हैं, कौन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहा है, उसे सबसे पहले सब कुछ का लाभ पहुंचना चाहिए। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम जो है सरकार का है, ये सब काम सरकारें करती है। इसलिए हम लोग जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग सरकारें चुनते हैं ताकि वो हमारा ख्याल रख सके, हमारे परिवार का ख्याल रख सके, हमारे गाँव का ख्याल रख सके, हमारे शहरों का ख्याल रख सके और हमारे देश का ख्याल रख सके। द रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। और डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ना, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। मतलब कि लॉ के सामने सब कोई बराबर है, चाहे वो कोई भी तबके से आता हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी क्रीड का हो, चाहे वो कोई भी सोसाइटी का हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या किन्नर भी क्यों ना हो, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। All the citizens are equal in the eyes of the law. No one is above the law. कोई भी लॉ से जो है ऊपर नहीं है ना। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या फिर देश में एक आम जनता, एक चलता हुआ आम जनता ही क्यों ना हो, सब के लिए जो है लॉ बराबर है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। No one is above the law, not even the elected president. No one can be discriminated against on the basis of a caste, creed, religion, sex. मैंने आपको सब ये पहले बता दिया। A democratic society removes all kinds of discriminations. ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या, किसी भी तरह का भेदभाव किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, है ना। All men and women are treated equally and provided equal opportunity. और सभी पुरुष और सभी महिलाओं को बराबर ट्रीट करना चाहिए। भले ही भारत में ऐसा नहीं होता है ना, स्पेशली बिहार में तो और भी नहीं होता है, लेकिन हमारे जो संविधान है, हमारा जो गीता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी को हम गीता मानते हैं या कुरान मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप इसे, है ना, उसी को हम ये मानते हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान में भेदभाव करना सरासर गलत है। एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सभी के पास पूरा हक है कि उन्हें बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। All members of the democratic society have equal economic opportunities. They are able to fulfill all their needs and free to earn their livelihood, है ना। सबके पास पूरा हक है कि वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, है ना। वो अपने परिवार के लिए पैसे जुटा सकें, अपने परिवार के सुख शांति को के लिए मेहनत करके कमा सकें और अपने परिवार को खुश रख सकें। ये सबका हक है, ये, है ना, ये सबका हक है। They are able to fulfill their needs and free to earn their livelihood. No one takes advantage of others and equal wages are given to all, है ना। और इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, है ना। ये कांग्रेस द्वारा निकाला गया था, एक स्कीम था, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत पहले, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इक्वल वेज फॉर इक्वल, क्योंकि पहले क्या होता था आपको मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, वहाँ पे एक महिला भी काम कर रही है, वहाँ पे एक पुरुष भी काम कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए महिला को जो है, कोई मेल है तो कोई मेल को जो है वहाँ पे दिन का ₹100 दिया जाता था, लेकिन वहाँ अगर कोई फीमेल है, अगर कोई महिला है वहाँ, तो वहाँ उन्हें दिन का ₹50 ही दिया जाता था। ऐसा हम लोग के, क्योंकि हमारा देश एक पैट्रिशियल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष अपने आप को यहाँ पे तोप समझते हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि पुरुष प्रधान देश में क्या होता है, मेल में तो वो लोग समझते थे क्योंकि ये पुरुष है, मेल है, तो भाई इसे ज्यादा मिलना चाहिए, ये फीमेल है तो इसे कम मिलना चाहिए। बल्कि काम इसने भी अगर 10 ब्रिक्स उठाए हैं और फीमेल ने भी वही 10 ब्रिक्स उठाए हैं, है ना, दोनों ने एक बराबर का ही ईंटा उठाया है, इसने भी 10 ईंटा उठाया है, इसने भी 10 ईंटा उठाया है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो उसके लिए क्या है, इसको 100 रुपए दिया जाते थे, इसको 50, इसको इसलिए 50 दिया जाते थे, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फीमेल है, ये महिला है, हमसे नीचे रहेंगी, दबके रहेंगी, है ना, हमसे दबके रहना है महिला को, हमसे आगे नहीं बढ़ना है। पुरुषों को हमेशा ये डर होता है अगर महिलाओं को छूट दिया गया तो महिलाएं जो है पुरुषों से आगे निकल जाएंगी और पुरुष कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। आप अमूमन देखिए, आप जब भी सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट देखिए, लड़कियां ही बाजी मारती हैं, लड़के कम ही बाजी मारते हैं, क्योंकि लड़कों का बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है
पढ़ने में, है ना। उनको दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों का ध्यान बहुत ज़्यादा पढ़ने में होता है ना। तो हमेशा ये पुरुष को एक डर रहा है कि अगर महिलाओं को हमने अपने साथ कदम से कदम मिला के चलना सिखा दिया तो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगी। तो पहले ज़माने से ये होता आ रहा है। तो उस समय सरकार ने निकाला था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जो अगर बराबरी का काम कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको जो है बराबर का पैसा, बराबर का वेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। टिल देन मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज काइंडली घर में बैठ के पढ़िए, दूसरी चीज़ों की चिंता ना कीजिए। गांव में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हुआ, इन सब चीज़ों की चिंता ना कीजिए, बैठ के पढ़िए। और अभी थोड़ा कठिन दौर चल रहा है, पूरे विश्व के लिए ये कठिन दौर चल रहा है। हमारे भारत में करीब 5 लाख केसेस हो गए हैं, जिसमें से कि 2 लाख अभी भी पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं, 3 लाख लोग सही हुए हैं, कुछ 15,000 कुल 15,000 की मौत हो चुकी है। इसलिए इस कोरोना को हल्के में ना लीजिए कि दुनिया में सबको हो सकता है लेकिन हमको नहीं हो सकता है। जो ऐसा सोचता है उसी को होता है। इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच।